Hello everyone, welcome once again. Now we will be dealing with the new chapter, that is matter in our surrounding, for class 9th CBSE. Now let's start. Now matters in our surrounding, what this actually make, इसका actually sense क्या है. तो अगर हम देखेंगे कि अपने आसपास अगर हम मैटर को कंसिडर करते तो हमारे पास आसपास हवाएं भी हैं, इट मीन्स गैसियस पार्टिकल्स. हमारे आसपास छोटे छोटे चीज़ें हैं, जैसे अगर हम देखेंगे पानी की बॉटल, पानी, ये सारे लिक्विड हैं. बॉटल या कोई भी और चीज़ देखें, फॉर दैट वेरी सेक चेयर, कुछ भी चीज़ तो सॉलिड है. तो हमें इन सारी चीज़ों को इस चैप्टर में क्लासीफाई करना है, उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, वो किस हिसाब से हमारे आसपास कितना यूज़फुल है और कैसे वो बिहेव करते हैं, इनका साइंटिफिक क्या अप्रोच होएगा इन कमिंग टाइम फॉर अ चैप्टर प्रोस्पेक्टिव. ये एक थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हम कंसिडर करेंगे और देखने की भी कोशिश करेंगे इस पूरे चैप्टर में. नाउ अगर हम देखते हैं तो मैटर क्या होता है. मैटर वही चीज़ होती है कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल, चाहे वो कोई एटम हो सकता है, कोई मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, जिसके पास मास है और वो कोई स्पेस कोई स्पेस अपने आसपास ले रहा है, कुछ कंसीडर कर, कुछ एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, उसको हम मैटर बोलते हैं. मैटर अगर हम क्लासिफाई करेंगे अगेन तो सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फॉर्म में होता है. अगर साइंटिफिकली अप्रोच की बात करें तो कुछ और भी मैटर्स हैं जो हमारे आसपास है, बस हमें इन्हीं को कंसीडर करना है, सॉलिड, लिक्विड और गैस. ठीक है, तो अब हम आगे की तरफ चलते हैं. तो अगर हम देखेंगे कि ये मैटर किससे बने होते हैं, कैसे बने होते हैं, किस तरीके से बने होते हैं, इसको हम देखेंगे. तो मैटर्स जो होते हैं वो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, उससे बने होते हैं. टू स्मॉल, कई बार वो नेकेड आइज से दिख भी जाते हैं, कई बार नेकेड आइज से नहीं दिखते हैं. जैसे अगर हम मॉलिक्यूल्स की बात करें, वाटर, ये नेकेड आइज से दिख सकता है. लेकिन अगर टाइनी पार्टिकल्स की बात करें तो वो हमें नेकेड आइज से नहीं दिखता और बहुत स्मॉल होता है. तो उसके लिए हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है. कोई भी हमेशा क्या होता है, ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं. फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स का मतलब कि कोई भी मैटर बना हो तो वो इसी सारी चीज़ों से बना होता है. और चाहे वो आयंस हो, चाहे वो एटम्स हो, चाहे वो मॉलिक्यूल्स हो, तो इसीलिए उनको हम बोलते हैं कि वो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं. जी, वो हमेशा क्या, फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं और उसी से मैटर बनता है. और मैटर के अंदर मास जो होता है वो इन्हीं से आता है. नाउ कंसिडरिंग कि ये पार्टिकल्स कितने स्मॉल होते हैं, हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ द मैटर, और ये जो चीज़ें अगर हम देखेंगे तो दे आर एक्सट्रीमली स्मॉल, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, बहुत एक्सट्रीमली स्मॉल होते हैं. ये बहुत छोटे होते हैं, हम इनको नेकेड आई से नहीं देख सकते. इनको हमें देखने के लिए, इनके अरेंजमेंट्स को देखने के लिए हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप या मॉडर्न टेक्नोलॉजी में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है. अगर हम इलेक्ट्रॉन और देखोगे यहाँ पे, तो ये जो होता है, जैसे सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया, अगर हम इसको पानी में डालते हैं, जैसे सपोज करो हमारे पास कोई भी वाटर कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर अगर हमारे पास पानी है, इस पानी में अगर आपने सॉल्ट ऐड किया है या प्लस शुगर ऐड किया है, जैसे आपने इसको ऐड किया है तो ये इसके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में आ जाते हैं. ये जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं इन लिक्विड के इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में आ जाते हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे वो सॉल्युबल होगा, आप उसको मिलाओगे तो वो धीरे धीरे जो पार्टिकल्स है वो क्या होंगे, एक टाइम इंटरवल बाद धीरे धीरे वो पार्टिकल्स डिसअपियर हो जाते हैं. डिसअपियर होने का मतलब क्या है कि वो उसके अंदर सॉल्युबल हो जाते हैं. तो ये सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. अब देखेंगे कि इन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है क्या. जैसे सपोज करो कि अगर हम सॉलिड पार्टिकल्स देखेंगे तो सॉलिड पार्टिकल्स बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं. उनके बीच में उनके पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं और उन पार्टिकल्स के बीच में कोई भी स्पेस नहीं होगा. बहुत ही उनके पार्टिकल्स बहुत ही क्लोजली अटैच्ड होंगे एक दूसरे के साथ. उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम इज रियली वेरी स्ट्रांग. तो उनमें अगर कुछ ऐड करने की कोशिश करोगे तो सॉलिड स्टेट में बेसिकली एडिशन नहीं होता. लेकिन अगर हम ऐड करने की कोशिश करें लिक्विड में तो वो ऐड हो जाता है और सर्टेन टाइम इंटरवल बाद डिसअपियर हो जाता है. एक बेस्ट एग्जांपल होता है व्हेन वी ऐड पोटेशियम परमैंगनेट टू द वाटर, द कलर स्प्रेड थ्रू आउट द सोल्यूशन एंड प्रोवाइड एग्जिस्टेंस ऑफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल. पोटेशियम परमैंगनेट अगर आप पानी में ऐड करते हैं
तो और फिर आप देखोगे कि धीरे धीरे जो स्पेसिफिक कलर है पोटेशियम परमैंगनेट का वो स्प्रेड हो जाएगा थ्रू आउट द लिक्विड। दिस प्रूव्स कि लिक्विड के बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस है, पानी के अंदर इंटरमोलिकुलर स्पेस है। एक और बेसिक एग्जांपल है, जैसे हम क्या करते हैं, पानी लो और उसके अंदर हम पेन की इंक या कोई भी इंक डालो और थ्रू रेंज करो। तो जब आप रेंज करोगे, आसपास जाओगे उसके, तो देखोगे कि वो जो कलर है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है इन द वाटर। दिस मीन्स व्हाट, कि उसके अंदर इंटरमोलिकुलर स्पेस है ना। हमेशा याद रखना कि ये जो मैटर्स हैं, इनके जो पार्टिकल्स हैं, कंटिन्यूअसली मोशंस में होते हैं। इसको हम ब्राउनियन मूवमेंट्स के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? ब्राउनियन मूवमेंट, कंटिन्यूअसली मोशन है। अच्छा, एक चीज और है, चाहे वो सॉलिड पार्टिकल्स है, चाहे वो लिक्विड पार्टिकल्स है, चाहे वो गैसियस पार्टिकल्स हैं, वो कंटिन्यूअसली मोशंस करेंगे। वो आसपास अगर आप देखोगे तो दे हैव सर्टेन सॉर्ट ऑफ वाइब्रेशंस, वो कंटिन्यूअसली मोशन करते हैं और उनके बीच में उन मोशंस की वजह से सर्टेन इंपैक्ट्स भी आते हैं। अच्छा, ये मूवमेंट इंक्रीज होता है जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो इनके जो पार्टिकल्स हैं, इनके बीच का जो मूवमेंट होता है वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, और भी ज्यादा फास्ट हो जाता है। और जैसे जैसे टेम्परेचर कम करेंगे, इनके बीच के जो मूवमेंट्स होती हैं वो क्या होती है? कम होती है। इसका मतलब क्या है कि जो मूवमेंट्स है, जो कांस्टेंट मूवमेंट्स है पार्टिकल्स के इन ऑल वेरी डायरेक्शंस, रैंडम मूवमेंट्स होते हैं, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। मतलब क्या हुआ कि अगर तुमने टेम्परेचर बढ़ाया तो जो पार्टिकल्स हैं, चाहे वो सॉलिड के, चाहे वो लिक्विड के, चाहे गैसेस के, उनकी भी मूवमेंट उसके अकॉर्डिंगली ग्रेजुअली बढ़ती है। इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मूवमेंट्स ऑफ द पार्टिकल्स के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स के। एग्जांपल है, जैसे हम क्या करते हैं, जो परफ्यूम होता है, अगर हम थोड़ा सा परफ्यूम यहाँ की तरफ किसी रूम के किसी कॉर्नर पे अगर हम छिड़कते हैं या स्प्रे करते हैं, तो थ्रू आउट द रूम जो उसकी स्मेल होती है वो थ्रू आउट द रूम डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है। अब किसी कॉर्नर में कहीं पे अगर खड़े हो या बैठे हो, आप देखोगे कि वो जो स्मेल है वो आप तक भी पहुंचेगी। इसका मतलब क्या है कि वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है और वो मूवमेंट हो रही है कंटिन्यूअसली, जिसकी वजह से वो गैसेस पार्टिकल इस कोने से लेके रूम के किसी दूसरे कोने तक इजिली आप स्मेल कर पाते हैं। नाउ अब एक देखेंगे कि मैटर जो है, जो भी हमारे पास मैटर है, चाहे वो सॉलिड है, चाहे वो सॉलिड है, चाहे वो लिक्विड है, चाहे वो लिक्विड है, चाहे वो गैस है, इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। इन केस ऑफ सॉलिड, इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है जो एक दूसरे को, उनके पार्टिकल्स को एक दूसरे को आपस में बाइंड करके रखता है। लेकिन इन केस ऑफ सॉलिड, इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो बहुत ही स्ट्रांग होती है। लेकिन इन केस ऑफ लिक्विड ये जो चीजें होती है थोड़ी मॉडरेटली बाइंड होती है, और इन केस ऑफ गैस की आपस में थोड़ी वीकली बाइंड होते हैं। इनके बीच में जो बाइंडिंग्स होती हैं वो क्या होती है? गैसेस के बीच में बहुत ही वीक होती है, और लिक्विड के बीच में थोड़ी स्ट्रांग होती है, और सॉलिड के बीच में बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। मतलब अगर कोई भी सॉलिड पार्टिकल्स रहेगा ना जी, तो उनके बीच के जो पार्टिकल्स होंगे वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड होंगे, बहुत ही क्लोजली आपस में एक दूसरे के साथ बहुत ही क्लोजली पैक्ड होंगे, इनके बीच में क्लोजली पैक्ड होंगे। लिक्विड थोड़ा दूर होएगा, लिक्विड थोड़ा दूर होगा, और गैसियस पार्टिकल्स होंगे तो वो बहुत दूर होंगे। अच्छा, लिक्विड पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो बहुत स्ट्रांग होगा। लेकिन गैसियस पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ना जी, वो बहुत वीक होगा। गैसियस पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा जी, वो बहुत वीक होगा। नाउ कमिंग टू द प्रोस्पेक्टिव्स, कि अगर हम सॉलिड स्टेट की बात करें तो सॉलिड स्टेट में डेफिनेट शेप होगा, वॉल्यूम हमारे पास स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, क्लोजली पैक्ड होंगे और वाइब्रेट करेंगे, देयर फिक्स्ड पोजीशन पे वाइब्रेट करेंगे। सॉलिड आर रिजिड एंड इनकंप्रेसिबल, मतलब कोई भी सॉलिड पार्टिकल्स होगा ना वो रिजिड होगा, उसको कंप्रेस नहीं करोगे। अगर वो कंप्रेस करोगे तो हो सकता है वो सॉलिड पार्टिकल्स टूट जाए या कुछ और पर्टिकुलर शेप में आ जाए, पर वो रिजिड होते हैं। जनरली क्या होते हैं? वो इनकंप्रेसिबल होते हैं। नाउ फिक्स्ड, बेसिकली आप देखेंगे कि सॉलिड पार्टिकल्स वाइब्रेट ऑन देयर मीन वेरी पोजीशन। मीन वेरी पोजीशंस का मतलब क्या होता है कि अगर सॉलिड पार्टिकल्स को हीट करोगे ना, लेट सपोज कि मेरे पास ये एक
लेट्स सपोज कि मेरे पास एक रॉड है, ये रॉड आयरन रॉड है। तो अगर आप इस पोजीशन पे आयरन रॉड को इस पोजीशन पे अगर आप हीट करना शुरू करो तो ये हीट ग्रेजुअली ट्रांसफर होगी इस वेरी पोजीशन तक। लेकिन इस ट्रांसफर होने के लिए इनके जो पार्टिकल्स होंगे सॉलिड के, वो अपने मीन पोजीशन से ही एनर्जी को ट्रांसफर करेंगे। ऐसा नहीं कि सॉलिड का पार्टिकल्स यहां से एनर्जी ली और वहां ट्रांसफर हुआ। दे विल वाइब्रेट ऑन देयर मीन वेरी पोजीशन और फिर धीरे धीरे एनर्जी ट्रांसफर होगी। मीन वेरी पोजीशन पे, अपने मीन पोजीशन पे या अपने फिक्स्ड पोजीशन पे वाइब्रेट होने का मतलब क्या है कि सॉलिड के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिल्कुल भी नहीं है। तो इस करके वो अपने फिक्स पोजीशन पे वाइब्रेट करेंगे। सॉलिड बहुत रिजिड होता है, इसका अगेन वही मतलब है कि उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस काफी कम होता है। नाउ लिक्विड स्टेट डेफिनेट वॉल्यूम है पर शेप डेफिनेट नहीं है भाई। जिस भी कंटेनर में डाला शेप उसी का लिया। जिस भी कंटेनर में डाला क्या हुआ, शेप उसी का लिया। पार्टिकल्स जो होते हैं जिस भी कंटेनर में डाला शेप उसी के लिए। पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड एंड बेसिकली एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं, स्लाइड कर सकते हैं, स्लाइड कर सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकते हैं। ये वर्ड स्लाइड, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे हम। और लिक्विड जो होते हैं फ्लो करते हैं इजीली और कंप्रेस होते हैं, थोड़ा सा कंप्रेस भी कर सकते हैं। अब स्लाइड का मतलब क्या होता है, स्लाइड कर सकते हैं। जैसे सपोज करो कहीं पे जो रिवर होती है, अगर वो रिवर फ्लो कर रही है तो रिवर के सबसे जो ऊपर वाला लेयर होता है ना जी, उसमें जो आप देखोगे कि उसकी जो स्पीड होगी, उसके अंदर जो करंट होगा वो बहुत फास्ट होएगा। लेकिन जो उसका बीच वाला लेयर है, मिडिल वाला लेयर है, उसमें जो रिवर का करंट होएगा वो क्या होगा, ऊपर वाले लेयर से कम होएगा। लेकिन जो सबसे नीचे वाले लेयर की लेयर होगी, जो रिवर बेड मतलब जो अर्थ बेड के साथ टच में होएगी, उसका जो मोशन होता है सबसे कम होता है। क्यों? क्योंकि वो सॉलिड सरफेस के साथ अटैच्ड है, उसमें फ्रिक्शन काफी ज्यादा है। लेकिन अगर बीच वाली लेयर की बात करेंगे तो उसमें क्या होगा, ऊपर और नीचे वाली लेयर से उसको फ्रिक्शन मिल रहा है, तो उसका जो करंट होगा थोड़ा कम होगा। और सबसे ऊपर वाली जो रिवर की लेयर होगी, आप देखोगे उसमें करंट सबसे ज्यादा होता है। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन होता है कि ये लूजली पैक्ड होते हैं और स्लाइड कर सकते हैं एक दूसरे के ऊपर। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है स्लाइडिंग का, कि हम रिवर पार्टिकल्स को, रिवर को देखेंगे तो रिवर के सबसे ऊपर वाले सरफेस पे करंट सबसे ज्यादा है और रिवर के बीच वाले लेयर पे करंट थोड़ी कम, और सबसे नीचे वाले लेयर पे जो बेड्स के साथ अटैच है उसमें जो उनके करंट्स होते हैं वो थोड़े कम होते हैं। नाउ नेक्स्ट गैसेस स्टेट्स की बात करेंगे। गैसेस स्टेट की, तो गैसेस स्टेट में अगेन कोई फिक्स शेप नहीं है, कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं है, फिक्स शेप नहीं है, डेफिनेट वॉल्यूम। पार्टिकल्स बहुत ज्यादा एक दूसरे से दूर हैं एंड फ्री मूव करते हैं ऑल डायरेक्शंस में। यहां पे अगर गैसेस के पार्टिकल्स है, दूसरा पार्टिकल्स इधर होगा, तीसरा पार्टिकल्स इधर होगा, चौथा पार्टिकल्स इधर होगा, मतलब इनके बीच में काफी ज्यादा डिस्टेंस होता है, बहुत ही फ्रीली मूव कर सकते हैं। दे आर हाईली कंप्रेसिबल एंड एक्सपैंड भी कर सकता है। अगर किसी भी कंटेनर में गैस है ना भाई, उसको हीट करोगे ना तो इनके वो जो गैस है जिस कंटेनर में, उसको हीट करोगे तो एकदम से फट सकता है एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद, क्योंकि इनके पार्टिकल्स में ज्यादा एनर्जी एक्वायर करने की टेंडेंसी होती है एज कंपेयर टू लिक्विड, एज कंपेयर टू सॉलिड। क्यों? क्योंकि ये जो होते हैं इनके बीच में सर्टेन डिस्टेंस होता है जो फ्रीली मूव करता रहता है, सर्टेन डिस्टेंस होता है जो फ्रीली मूव करता रहता है। नाउ दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको स्लाइड रोक के एक बार देख लेना। जो भी मैंने पढ़ाया है इससे पहले वो इसमें सम अप किया है कि हमेशा सॉलिड में मास इनका डेफिनेट होता है, अगर इसका सॉलिड में अगर बात करें तो वॉल्यूम डेफिनेट होता है, शेप डेफिनेट होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं, इनकी जो पैकिंग होती है क्लोजलेस्ट पैकिंग होती है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस दो पार्टिकल्स के बीच का स्पेस सबसे मिनिमम होता है, लीस्ट होता है। लेकिन अगर हम देखेंगे लिक्विड में तो इनका मास का डेफिनेट होता है, इनका वॉल्यूम भी डेफिनेट होएगा, शेप फिक्स नहीं है, जिस भी कंटेनर में डाला उसका शेप लिया, उसके बाद से इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉडरेट होएगा। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि इनके पार्टिकल्स जो होंगे लेस पैक्ड हो, मतलब अगर हम देखेंगे तो क्लोजली पैक्ड होंगे, इसके लेस क्लोजली पैक्ड होंगे। सॉलिड के केस में बहुत ही कंप्रेस्ड होता है, लेकिन लिक्विड के केस में ये थोड़ा ज्यादा दूर रहता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इसमें ज्यादा होता है। गैसेस के केस में वही सारी चीजें, मास डेफिनेट है, वॉल्यूम हमारे पास देखेंगे इनडेफिनेट है, हमारे पास शेप फिक्स नहीं है,
इसके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीकेस्ट होता है सबसे ज्यादा, इनके पार्टिकल्स जो होते हैं लीस्ट क्लोजली पैक्ड होते हैं, और इनके बीच में इंटरमोलिकुलर मोस्टली हमारे पास क्या होता है, जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है वो उनके बीच में सबसे ज्यादा होता है। प्लीज इस स्लाइड को एक बार कॉपी जरूर कर लीजिएगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वेरी थिंग, कैन मैटर चेंज इट स्टेट? हाँ बिल्कुल चेंज कर सकते हैं टेम्परेचर के साथ। अगर कोई सॉलिड है उसको हीट किया तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, लिक्विड को फर्दर हीट किया तो वो गैसियस में कन्वर्ट हो सकता है। तो यस, इंक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स, मतलब उनका जो पार्टिकल्स है उनके बीच की जो मूवमेंट होती है वो बढ़ना शुरू हो जाती है, फोर्स ऑफ उनके बीच में एनर्जी ज़्यादा होती है। जब उनके पार्टिकल्स मूव करना शुरू करते हैं तो जैसे जैसे मूव करना शुरू करते हैं तो उनके बीच में क्या देखने को मिलता है कि एनर्जी, मतलब अगर कोई सॉलिड है तो वो अपना स्टेट बदल के लिक्विड हो सकता है, लिक्विड अपना स्टेट बदल के क्या हो सकता है, गैसियस फॉर्म में हो सकता है। अगर हम मेल्टिंग करेंगे, मेल्टिंग की बात करें, अगर हम इसको मेल्ट करेंगे तो ये क्या होगा, सॉलिड अपने सॉलिड चेंज हो जाएगा लिक्विड। इसका बेस्ट एग्जांपल है आइस टू वाटर। अगर बॉयल करेंगे, वेपराइजेशन करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसका बेस्ट एग्जांपल है वाटर टू स्टीम। अगर कंडेंस्ड करेंगे तो स्टीम वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। कंडेंस करने का मतलब क्या है कि इफ यू टेक कोई गर्मियों के दिन में अगर आपने फ्रीजर से या अपने फ्रिज से कोई ठंडी बॉटल निकाली पानी पीने के लिए, तो जो एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर है ना, जो वाटर के साथ, जो एयर के साथ डिसॉल्व है, जो एयर के साथ है, वो उस कंटेनर पे क्या होता है, स्टिक कर जाता है, और उसके बाद से फिर आपको स्टीम से वाटर का फॉर्मेशन होता है, उसको कंडेंस होता है। फ्रीजिंग, सॉलिडिफिकेशन, लिक्विड चेंज टू सॉलिड, मतलब हम जब फ्रीजर में आइस, मतलब अगर पानी है उसको अगर हमने डाला और फ्रीजर में डाला तो टेम्परेचर कम होता है, टेम्परेचर कम होने की वजह से वो किस में कन्वर्ट होता है, वाटर टू आइस में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ प्रेशर का इंपैक्ट होता है, बिल्कुल होता है, प्रेशर का भी इंपैक्ट होता है। प्रेशर के इंपैक्ट से हम क्या कर सकते हैं, स्टेट बदल सकते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। हमारे पास क्या है, गैसियस के पार्टिकल्स, जो एलपीजी में जो उनके हाइड्रोकार्बन्स, उनके पार्टिकल्स काफी दूर है। उन पार्टिकल्स में अगर उस कंटेनर में उसके ऊपर हम प्रेशर लगाए, मतलब उस गैसियस पार्टिकल के अंदर प्रेशर लगाए एट फिक्स टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट या फिक्स्ड होना चाहिए। टेम्परेचर क्या होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए। तो जब आप ऊपर से प्रेशर लगाओगे तो ये पार्टिकल्स एक दूसरे के पास आ जाते हैं, कंटेनर के पास आ जाते हैं। उस केस में जैसे ही ये पास आते हैं तो उस केस में स्टेट बदल जाता है, और गैसेस कैन बी लिक्विफाइड बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड लोअरिंग टेम्परेचर। Gases can be liquefied by increasing pressure and lowering temperature. Example है liquefations of petroleum and gas. Liquefations of petroleum and gas. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इन कॉन्सेप्ट्स को हमें देखना पड़ेगा। कोई भी गैसेस पार्टिकल्स के ऊपर अगर हम प्रेशर लगाएंगे तो वो किस फॉर्म में आ जाएगा, लिक्विड के फॉर्म में आ जाएगा। क्यों लिक्विड के फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि जो इनका इंटरमोलिकुलर स्पेस है वो कम हो जाएगा। अब हम एलपीजी को लिक्विफाई क्यों करते हैं, ताकि वो इकोनॉमिकली फीजिबल हो जाए, ट्रांसपोर्ट के लिए ईजी हो जाए, और एक जगह से दूसरी जगह, जैसे आपके घरों में गैसेस की सप्लाई होती है जो एलपीजी होती है, तो आप देखोगे कि 16 केजी के फॉर्म में होता है। आप उसको थोड़ा सा हिलाने की कोशिश करो गैसेस सिलेंडर को, तो आप देखोगे अंदर लिक्विड की आवाज आएगी, और जैसे ही उसका नॉब ऑन करोगे तो उसमें से गैसियस पार्टिकल्स बाहर की तरफ निकलेगा। इसका मतलब यह है कि इन गैसियस पार्टिकल्स को बहुत ही हाई प्रेशर के ऊपर कंडेंस्ड करके लिक्विफाइड फॉर्म में करने की कोशिश की गई है। नाउ कमिंग टू दिस, ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, इस चीज को देखेंगे कि अगर मेल्टिंग होगी तो सॉलिड से लिक्विड, आइस मेल्टिंग इनटू वाटर। फ्रीजिंग की बात करेंगे तो लिक्विड सॉलिडिफाई होगा, फ्रीजिंग होगा, वाटर फ्रीजिंग इनटू आइस। सेकेंड केस है, अगर हम वेपराइजेशन की बात करेंगे तो लिक्विड टू गैस, वाटर वेपराइज इनटू स्टीम। अगर हम कंडेंसेशन की बात करेंगे तो गैस टू लिक्विड, वाटर वेपर फॉर्म इन ड्रॉपलेट्स। अगर हम इसकी बात करेंगे सब्लिमेशंस की तो सॉलिड से गैस, कैम्फर या ड्राई आइस की बात करेंगे। अगर हम डिपोजिशन की बात करेंगे तो गैस से सॉलिड,
फ्रॉस्ट फॉर्मेशंस की बात करेंगे। ये याद रखना, डिपोजिशन एक और चीज है। जब हम अपना व्हीकल देंगे, जैसे हमारे घरों में व्हीकल होता है, चाहे डीजल व्हीकल हो चाहे पेट्रोल व्हीकल्स हो, तो उनका जो साइलेंसर होता है जहां से गैस बाहर की तरफ निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ निकलती है, आप देखोगे कि वहां पे ना कार्बन, सॉलिड कार्बन डिपॉजिट होता है। तो वो भी क्या है, कंबशन रिएक्शंस में वो डिपोजिशन का एक एग्जांपल है, जहां पे आपके जो गैस के जो आउटलेट है, जहां से साइलेंसर से गैसेस बाहर निकलती है, वहां पे कार्बन डिपॉजिट होता है। वो भी बेस्ट एग्जांपल है डिपोजिशन का। सब्लिमेशन सॉलिड से गैस, जो कैम्फर होता है हमारे घरों में, जो कपूर होता है, वो सारी चीजें, वो भी क्या होता है, इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ सब्लिमेशन। नाउ इवोपरेशन, ये एक इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्टिव है। इवोपरेशन इज अ प्रोसेस बाय विच एलिमेंट और कंपाउंड लिक्विड स्टेट में, किसमें, लिक्विड स्टेट टू गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं ऑन अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, जहां पे वो बॉयल करना शुरू करते हैं। फिर उनके जो पार्टिकल्स हैं वो धीरे धीरे उन पार्टिकल्स को वो लिक्विड के सरफेस को छोड़ के इवोपरेट करना शुरू करते हैं। तो उस प्रोसेस को हम इवोपरेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को हम हमेशा क्या कहते हैं, इवोपरेशन कहते हैं। नाउ इवोपरेशन के बारे में अगर हम थोड़ा सा आगे की तरफ बात करेंगे, तो इवोपरेशन जो होता है वो हमेशा क्या होता है, सरफेस एरिया के ऊपर इफेक्ट होता है, टेम्परेचर के ऊपर इफेक्ट होता है। सरफेस एरिया के ऊपर कैसे इंपैक्ट होगा, कि एक चीज देखना कि जैसे सपोज करो हमने एक कंटेनर लिया, अगर उस कंटेनर का ये जो ओपनिंग है, इस कंटेनर के ओपनिंग है, और इसमें लेट सपोज कि हमने क्या किया, इस कंटेनर में हमने क्या किया, 2 लीटर पानी डाला, और वही इसको हमने अपने रूफटॉप पे रख दिया। और वही केस में हमने कोई छोटा कंटेनर लिया जिसमें 2 लीटर वॉल्यूम आ जाए, 2 लीटर वॉल्यूम, इसमें भी हमने 2 लीटर पानी डाला, 2 लीटर पानी, H2O हमने यहां पे भी ऐड किया, H2O हमने यहां पे भी ऐड किया, दोनों में हमने H2O ऐड किया, 2 लीटर ऐड किया। और अगर हम इसको छत पे, रूफटॉप पे छोड़ देंगे, तो देखोगे कि एक टाइम इंटरवल बाद, 1 या 2 दिन बाद, इसमें से ज्यादा इवोपरेशन हुआ है, इसमें से ज्यादा इवोपरेशन हुआ है, मतलब इसका पानी कम हो गया और इसका पानी थोड़ा ज्यादा रहेगा। रीजन क्या है, कि सरफेस एरिया ज्यादा है, तो इसमें से इवोपरेशन ज्यादा होगा। भाई सरफेस ज्यादा खुला है तो इवोपरेशन ज्यादा होगा। इसका सरफेस एरिया कम है तो इसमें जो रेट ऑफ इवोपरेशन है वो क्या होगा, कम होगा। मतलब कि जो इवोपरेशन होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। टेम्परेचर की बात करें तो अगर हम टेम्परेचर की बात करेंगे तो जैसे ही हम इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाओगे, जैसे अगर पानी हम कर रहे हैं तो घरों में भी हम कभी बार अपने वेसल्स में पानी करते हैं, तो अगर हम अपने जो गैस स्टोव है उसको हम हाई उस पर फ्लेम पे करते हैं तो पानी जल्दी बॉयल हो जाता है, लेकिन अगर लो फ्लेम पे करते हैं तो पानी देर से बॉयल होता है। रीजन क्या होता है इसका, कि हायर टेम्परेचर पे इवोपरेशन बहुत जल्दी हो जाता है, स्पीड अप हो जाता है, और लोअर टेम्परेचर पे क्या होता है कि इवोपरेशन जो होता है वो देर से होता है। समर्स में आप देखोगे कि पानी जल्दी सूखता है, विंटर्स में पानी देर से सूखता है। समर्स में अगर कोई फार्मर उससे बैकग्राउंड से, तो आप देखोगे कि आपको बार बार समर्स में इरिगेशन की जरूरत होती है, पौधों को पानी ज्यादा देने की जरूरत होती है, पर विंटर्स में थोड़ा हम टाइम स्पैन के बाद देते हैं, क्योंकि वहां पे जो इवोपरेशन का रेट रहता है वो थोड़ा कम रहता है। नाउ ह्यूमिडिटी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है कि अब देखना, हायर ह्यूमिडिटी होगी तो इवोपरेशन का जो रेट होगा वो डाउन हो जाएगा। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है कि इवोपरेशन होता है, जैसे सपोज करो कि एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी बहुत ज्यादा पानी है। ज्यादा ह्यूमिड होने का मतलब क्या है कि जो आपका एटमॉस्फेयर है, जो एयर है, उसमें ज्यादा मॉइस्चर है, तो यहां से पानी मॉइस्चर में कम जाएगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर में कम जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी एटमॉस्फेयर ज्यादा ह्यूमिड हो रखा है। तो अगर ह्यूमिडिटी हाई है, एटमॉस्फेयर में जो एटमॉस्फेयर की एयर है उसमें वाटर कंटेंट ज्यादा है, तो इवोपरेशन का जो रेट होगा ना जी वो कम हो जाएगा। लेकिन अगर लेस ह्यूमिड है तो इवोपरेशन क्या हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। तो ह्यूमिडिटी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्टिव है। अगर आप देखेंगे कि जैसे 1-2 बार बारिश हो जाती है, तो बारिश होने के बाद से ना ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर की बढ़ जाती है, तो उस केस में जो इवोपरेशन होएगा उसका जो रेट होएगा, इवोपरेशन रेट विल बी लेस। मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी क्या है, पानी है, ह्यूमिड ज्यादा है, तो ह्यूमिड ज्यादा हुआ तो इवोपरेशन कम होगा, ह्यूमिड कम हुआ तो इवोपरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। एंड मीन दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। ऑलवेज मेक दिस थिंग वेरी क्लियर। नाउ विंड स्पीड, अगर हमारे पास विंड स्पीड ज्यादा है, जहां पे
जो हवा है वो तेज़ी के साथ ब्लो कर रही है, तेज़ी के साथ वो आ रही है, तो विंड स्पीड ज़्यादा होएगी तो हमारे पास क्या देखने को होगा कि इवोपरेशन का रेट ज़्यादा होएगा। ठीक है ना, इसके एग्जाम्पल्स ध्यान से देख लेना। नाउ ऑलवेज हैव है कि इवोपरेशन से कूलिंग हो सकती है क्या? जब हम इवोपरेशन होता है तो उससे क्या होता है कि कूलिंग हो सकती है? हाँ, बिल्कुल हो सकती है। जब इवोपरेशन होएगा तो उससे कूलिंग होती है, बिल्कुल होती है। और ये पार्टिकल होता किस करके, ये प्रोसेस होता क्या कि ड्यूरिंग इवोपरेशन पार्टिकल एब्सॉर्ब द हीट एनर्जी फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स एंड चेंज इनटू द गैसियस स्टेट। मतलब क्या है कि अगर हमारे पास रिजल्ट्स होता है कूलिंग होता है, जैसे हमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, तो स्वेटिंग होने का मतलब क्या है कि हमारे बॉडी से जो एक्स्ट्रा हीट है उसको हमारा जो पसीना है उसको एब्जॉर्व कर रहा है और इवोपरेट हो रहा है, तो स्वेटिंग होने के बाद से हमें थोड़ा ठंडा लगना शुरू होता है। एक और बेस्ट एग्जांपल है कि गर्मियों के दिन में हम डेजर्ट कूलर लगाते हैं घरों के बाहर, तो वो चलता क्या है, वो इसी प्रोसेस से चलता है, उसका पानी इवोपरेट करता रहता है विद द रेगुलर साइकिल, और जो डेजर्ट कूलर के अंदर जो फैन होता है वो क्या करता है, जैसे जैसे वो इवोपरेट होता है तो टेम्परेचर नीचे हो जाता है और उस ठंडी हवा को वो अंदर की तरफ ढकेलता रहता है, घर के अंदर भेजता रहता है, जिसकी वजह से हमारा जो रूम होता है वो ठंडा रहता है। एक और बेस्ट एग्जांपल होता है कि जो पॉट हम रखते हैं, जो पॉट्स हमारे आसपास रहते हैं, मड पॉट जो बेसिकली होता है, आप गांव में देखोगे उसको, ये सारी चीजें, उसमें होता क्या कि छोटे छोटे पोर्स होता है, क्योंकि वो किससे बना होता है, क्ले से बना होता है, क्ले एंड सैंड का मिक्स होता है, तो क्ले के अंदर क्या होता है, छोटे छोटे पोर्स बने होते हैं। वो पोर्स के थ्रू क्या होता है, वाटर कंटिन्यूअसली क्या होता है, इवोपरेट करता रहता है, जिसके वजह से क्या होता है, घड़े के अंदर जो रखा पानी है वो क्या होता है, ठंडा होता है। ये गांव में टेक्नोलॉजी है, पुरानी टेक्नोलॉजी है, जिसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इस स्लाइड को, इस वीडियो को एक बार और देखिए, एंजॉय इट एंड